आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे नाउन और उसके जेंडर। लेकिन नाउन और उसके जेंडर पे चलने से पहले कुछ वर्ड्स पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। एक्चुअली आज जो मैं होमवर्क सेट करने वाला हूँ उस होमवर्क के लिए कुछ स्पेशल थ्योरीज की आवश्यकता है। जेंडर पर भी काम करेंगे लेकिन जेंडर से पहले कुछ स्पेशल चीज। चलिए यहां पर देखिए मैंने दो शब्द लिखा। एक मैंने लिखा विमेन, आप इस शब्द को अच्छे से जानते हैं, और दूसरा वर्ड मैंने लिखा लेडी। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सो समझिए। शायद ज्यादातर लोग समझते हैं कि विमेन और लेडी में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि विमेन और लेडी के बीच में डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को समझने की आवश्यकता है। अगर उनके बीच के डिफरेंसेस को आप नहीं समझते हैं और आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेंटेंसेस लिखते हैं या बोलते हैं, तो उसमें गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। चलिए हम लोग अंतर समझेंगे विमेन और लेडी में क्या अंतर है। तत्काल आप इतना ही समझिए, लेडी जो होता है विमेन का एडवांस फॉर्म है। जैसे कि आपको समझाने के लिए मैं और दो शब्द लिखता हूं। एक देखिए मैंने क्या लिखा, मैन, और एक मैंने लिखा जेंटलमैन। आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि मैन और जेंटलमैन में क्या अंतर है। देखिए हर कोई मैन हो सकता है लेकिन हर मैन जेंटलमैन नहीं हो सकता है। जेंटलमैन क्या होता है? जेंटलमैन का मतलब होता है भद्र पुरुष, सज्जन पुरुष। सज्जन किसको कहते हैं आप उसको समझ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मैन का एडवांस्ड फॉर्म क्या होता है? जेंटलमैन। ठीक विमेन का एडवांस फॉर्म क्या होता है? लेडी होता है। तो अब सवाल उठता है कि क्या हर जगह हम लेडी और हर जगह हम विमेन का यूज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कर सकते तो इनके बीच में कोई डिफरेंसेस ही नहीं होता। चलिए लेडी के यूज के बारे में समझिए। जब भी हम किसी सभा को एड्रेस करते हैं तो वैसे स्थिति में हम लेडी का यूज करते हैं। जैसे हमारा संबोधित करने का कुछ इस प्रकार से स्टाइल होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे करके हम सभा को संबोधित करते हैं। हम यहां पर इस लेडीज और जेंटलमैन के जगह पर विमेन एंड मेन करके सभा को संबोधित नहीं कर सकते हैं। देवियों एवं सज्जनों करके जैसे हम अपने स्पीच को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? लेडीज एंड जेंटलमैन करके यूज करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब भी किसी मीटिंग को एड्रेस करना होता है, जब भी किसी कॉन्फ्रेंस को, जब भी किसी गैदरिंग को एड्रेस करना होता है, वहां हम लोग लेडीज और जेंटलमैन करके यूज करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए महत्वपूर्ण चीज, जब हम पूरी महिला जाति को रिप्रेजेंट करते हैं एड्रेस को छोड़ करके, एड्रेसिंग की बात अब मैं नहीं कर रहा हूं, तो वहां पर आप लेडीज का यूज नहीं कर सकते, वहां पर आप विमेन का यूज करते हैं। एड्रेसिंग का अलग मैटर होता है। जैसे कैसे सो देखिए, जैसे मैंने किसी के बारे में लिखा, मैंने लिखा सीता इज अ लेडी। चलिए मैंने लिखा राधा या कुछ भी ऐसा, राधा इज अ वुमन। यहां पर दोनों सेंटेंसेस क्या है? सही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, मैंने लिखा मोहन इज अ मैन, या फिर मैंने लिखा सोहन इज अ जेंटलमैन। यहां पर दोनों सेंटेंसेस क्या है? सही है। यहां पर विमेन एंड मेन करके हम सेंटेंसेस को नहीं लिख सकते या फिर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी बड़े गैदरिंग को एड्रेस करने की बात होती है तो हम विमेन और मेन करके स्टार्ट नहीं कर सकते अपनी स्पीच को। जब भी हम स्पीच को स्टार्ट करेंगे तो लेडीज एंड जेंटलमैन करके स्टार्ट करेंगे। किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम लेडी और विमेन का यूज कर सकते हैं, मैन या जेंटलमैन का यूज कर सकते हैं, उस व्यक्ति के नेचर पर डिपेंड करेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो मैं दिखलाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर इस बात को आप समझ जाते हैं तो कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप जो गलतियां करते हैं अपनी स्पीच में, बोलने में, या फिर कभी भी लिखने में, या फिर कोई क्वेश्चंस बनाने में, उन सारे गलतियों को अभी मैं दूर करने वाला हूं। तो चलिए ध्यान से देखिए। अब होता क्या है कि आपने कॉमन नाउन का नाम तो सुना ही होगा। ये देखिए मैंने क्या लिखा, कॉमन नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? तो कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। सवाल उठेगा कि कॉमन नाउन किसको कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। चलिए मैं लिख भी देता हूं, द नाउन विच रिप्रेजेंट्स कास्ट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इसका मतलब हो गया संज्ञा जो जाति का बोध कराता है उसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विमेन और लेडी में अंतर पढ़ रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आप लेडी का यूज कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आप विमेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। लेडी जो है विमेन का एडवांस फॉर्म है, डेवलप्ड फॉर्म है, ये आपको पता चल गया है।
अब होता क्या है कि लेडी प्लस कॉमन नाउन कभी इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करना पड़ता है, आपको हमेशा फॉलो करना पड़ता है विमेन प्लस कॉमन नाउन। ये बात ध्यान से समझिए, यानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेडी के बाद कॉमन नाउन का यूज नहीं किया जाता है। कॉमन नाउन जब भी यूज करेंगे तो विमेन के बाद यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, विमेन राइटर्स हैव बीन इनवाइटेड। ये जो है सो सही है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। एक्चुअली करेक्ट क्यों है, तो यहां पर विमेन लिखा गया है और उसके बाद राइटर्स आया है। राइटर्स क्या है, कॉमन नाउन है। मैंने अभी आपको बताया कि विमेन के बाद कॉमन नाउन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसी सेंटेंस के बदले अगर आप लिखिएगा लेडीज राइटर्स हैव बीन इनवाइटेड, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। इस बात को ध्यान से देखिए, मतलब हमारा थ्योरी अभी बतला रहा है कि विमेन के बाद आप कॉमन नाउन का फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं, लेकिन बात लेडीज की आती है तो लेडीज के बाद आप कॉमन नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी हम लोगों को ही और सी, मतलब सी के आधार पर ही इस बात को हम डिसाइड कर लेते हैं कि वहां पर लेडी और विमेन की आवश्यकता नहीं है। जैसे कुछ सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस है, सी इज ए डॉक्टर, इट्स ओके। अब यहां पर सी इज अ लेडी डॉक्टर या फिर सी इज अ विमेन डॉक्टर, ऐसे लिखने की हमको जरूरत नहीं है। यहां पर हमारा सी जो है इस बात को डिसाइड कर देता है, इसका जेंडर इस डॉक्टर के जेंडर को डिसाइड कर देता है, तो हमको सी जे लेडी डॉक्टर और सी जे विमेन डॉक्टर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। और भी मैं एग्जाम्पल सेट करूंगा और एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि लेडी और विमेन के यूज में क्या क्या अंतर है। तत्काल आप इतना ही जानिए कि लेडी जो होता है विमेन का एडवांस फॉर्म है, जिस प्रकार जेंटलमैन मैन का एडवांस फॉर्म है। लेडी के साथ आप कॉमन नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात जब विमेन की आती है तो विमेन के साथ आप कॉमन नाउन का धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, लेडीज डॉक्टर्स हैव बीन इनवाइटेड। इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। ये सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि लेडीज के बाद यहां पर क्या आ गया है, कॉमन नाउन। तो ऐसी स्थिति में आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे विमेन डॉक्टर्स हैव बीन इनवाइटेड, और अब जाकर के ये सेंटेंस आपका सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेंटेंस है, सी इज अ लेडी राइटर या कुछ भी, यहां पर जो है आपको लेडी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे क्या लिखेंगे, सी इज अ राइटर से भी काम चलेगा, ये बात ध्यान में रखिए। उसी प्रकार सेंटेंस होता है, सी इज अ वुमेन टीचर या कुछ भी, यहां पर आपको विमेन लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, सी इज अ टीचर, इससे काम चल जाता है। लेकिन ऐसे केसेस जब आपके सामने आएंगे तो वहां पर इसमें आपको परिवर्तन करना पड़ता है, वहां पर आपको इसमें चेंज करना पड़ता है। जैसे एक दो सेंटेंसेस देखिए, उन सेंटेंसेस से आप इनको समझने की कोशिश कीजिए तो बेहतर होगा। जैसे मैंने लिखा, लेडीज स्पीकर्स हैव बीन कॉल्ड। आपको बता दो कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, जब हम इसको इंप्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, विमेन स्पीकर्स हैव बीन कॉल्ड। मुझे लगता है कि इन बातों को आप अच्छे से समझ गए, नहीं समझे तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं। देखिए, लेडी और विमेन दो अलग अलग शब्द हैं, यानी कि लेडी और विमेन के यूजेस अलग अलग हैं। तो जब भी बात लेडी और विमेन के यूज की आती है तो हम इनको अलग तरीका से यूज करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि लेडी शब्द जो है
इसके बाद हम कॉमन नाउन का यूज नहीं करते हैं। जब एक कॉमन नाउन आगे आने लगे तो लेडी की बजाय आपको क्या यूज करना, विमेन का यूज करना है। हालांकि किसी पर्टिकुलर केस में किसी पर्टिकुलर विमेन के लिए आप लेडी शब्द का यूज कर सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर विमेन के लिए तो विमेन शब्द का हम यूज करते ही हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि लेडी शब्द के बाद हमारा कॉमन नाउन नहीं आना चाहिए। अगर लेडीज शब्द के बाद कॉमन नाउन आता है तो हम वहां पर लेडीज को या लेडी जो भी रहे उसको विमेन या विमेन से रिप्लेस कर देंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। कभी कभी हमें लेडी और विमेन की आवश्यकता नहीं होती है, सेंटेंस का सब्जेक्ट इस बात को रिप्रेजेंट कर देता है कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। आज इस क्लास में हम लोग स्पेशली काम करने वाले हैं जेंडर के बारे में। हम जेंडर पे काम करेंगे। जेंडर एक हमेशा से मैंने देखा है कि जेंडर हमेशा से कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। कोशिश करता हूँ आपके जेंडर से रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने का। तो चलिए जेंडर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि हमने सबने बचपन से पढ़ा है कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर के कितने काइंड होते हैं? 4 होते हैं, सबको पता है। सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। जेंडर आप अच्छे से जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेस्कुलिन जेंडर, आप इसको अच्छे से समझते हैं मेस्कुलिन जेंडर को। अब मेस्कुलिन जेंडर में क्या होता है ऐसा समझिए। जैसे मान लीजिए कि मोहन है, सोहन है, सन है, फादर है, हस्बैंड है, ये सभी मेस्कुलिन जेंडर में आते हैं। तो मेस्कुलिन जेंडर है ना, तो 2 कंडीशन को आपको फॉलो करना है। मेस्कुलिन जेंडर अगर है तो या तो मेस्कुलिन जेंडर सिंगुलर फॉर्म में आएगा या फिर प्लूरल फॉर्म में आएगा। अगर मेस्कुलिन जेंडर सिंगुलर फॉर्म में आता है तो हम इसमें ही, हिम, हिज इत्यादि वाले कंडीशंस को फॉलो करते हैं। अगर प्लूरल फॉर्म में आता है तो दे, देम, देयर, देयर्स वाले कंडीशन को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। एक सेंटेंस है, मोहन इज अ गुड बॉय, ठीक है। ही डज हिज वर्क वेल, मोहन अच्छा लड़का है, वो अपना काम अच्छे से करता है, ऐसा मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर मोहन है, ये किस जेंडर को रिप्रेजेंट करता है? तो मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर है, इसलिए सब कुछ हमने सिंगुलर की तरह ही यहाँ पर यूज किया है। लेकिन मान लीजिए कि हमारा सेंटेंस यहाँ पर होता है मोहन एंड सोहन आर गुड बॉयज, और तब हमको सेंटेंस को आगे प्रोसीड करना है तो हम क्या लिखेंगे? दे डू देयर वर्क वेल। इस बात को आप अच्छे से समझ रहे हैं। हमने दे और देयर का यूज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जेंडर है मोहन और सोहन, ये मेस्कुलिन जेंडर है लेकिन ये प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम गए, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस है, अ हस्बैंड मस्ट लव डैश वाइफ, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में बहुत सारा चीज है आपके लिए, हिज है, हर है, देयर है और इट्स है, या और कुछ भी ले लीजिए। अब सवाल उठेगा कि यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखिए, क्योंकि जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव का हम यूज करते हैं तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ये हस्बैंड है, एक तो एक मेस्कुलिन जेंडर है, ऊपर से सिंगुलर है, अतः आपको हिज के सहारे जाना पड़ेगा। जैसे कोई दूसरा सेंटेंस देखिए, अ फादर लव्स डैश सन, ऑप्शन में है यहाँ पर हिज, हर, इट्स और देयर। आप बताओ किसका यूज करेंगे? हिज का यूज करेंगे फादर के अकॉर्डिंग, क्योंकि फादर मेस्कुलिन जेंडर से आता है, ऊपर से ये सिंगुलर है। लेकिन कोई सेंटेंस आ गया, फादर्स लव डैश सन्स, ऑप्शन में आ गया हिज, हर, इट्स और देयर, तो आप किसका यूज करेंगे? देयर का यूज करेंगे। क्यों भाई? तो यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? फादर्स, जो कि क्या है? प्लूरल है। तो आप देख सकते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर जब प्लूरल होता है तो हम दे, देम, देयर, देयर्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमको देयर का यूज करना पड़ा, यहाँ पर हम हिज का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैस्कुलिन जेंडर की बात कर रहे हैं। अब हम फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे। आगे चलकर ये थ्योरी अभी तो आसान लग रहा होगा, थोड़ा देर के बाद थोड़ा सा कंट्राडिक्टिव हो जाएगा, समझने की जरूरत है। आप इस बात को अच्छे से समझ लेंगे तो आज जो मैं होमवर्क सेट करने वाला हूँ बड़ा टेक्निकल होमवर्क होगा।
आप उसको आसानी से बना लेंगे। अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर जो मैं होमवर्क सेट करूंगा वो आपसे नहीं बन पाएगा। तो अभी जो हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? तो हम बात कर रहे थे मैस्कुलिन जेंडर की। अब हम तत्काल बात करने वाले हैं फेमिनिन जेंडर की। फेमिनिन जेंडर, अच्छा, मैस्कुलिन जेंडर की तरह ही फेमिनिन जेंडर में दो बातें, या तो फेमिनिन जेंडर सिंगुलर है या फिर क्या है, प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर होगा सी, हर, हर और हर्स का यूज करेंगे कंडीशन के आधार पर। अगर प्लूरल है दे, देम, देयर और देयर्स का यूज करेंगे कंडीशन के आधार पर। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे इसकी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीता, राधा, मदर, ये सब क्या है? ये फेमिनिन जेंडर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, सीता इज अ गुड गर्ल, ओके, सी डज हर वर्क वेल। यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, सी लिखा और हर लिखा। यहां पर हमने सी और हर इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर सीता की बात कर रहे हैं और सीता का जेंडर क्या है, तो फेमिनिन है। और दूसरा महत्वपूर्ण कि सीता फेमिनिन जेंडर होने के साथ साथ ये सिमिलर है। लेकिन मान लीजिए कि कोई स्टेटमेंट हमारे सामने है, सीता एंड गीता आर गुड गर्ल्स, दे डू देयर वर्क वेल। यहां पर हम दे और देयर का यूज कर रहे हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगा। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, ए मदर लव्स डैश चिल्ड्रन मच। ऑप्शन में यहां पर हिज, हर, इट्स और देयर। आप बताएं कि यहां पर हम किसका यूज करेंगे? तो हम यहां पर हर का यूज करेंगे, क्योंकि किसकी हम बात करें, मदर की बात कर रहे हैं। मदर है तो जेंडर क्या है, फेमिनिन जेंडर, ऊपर से ये सिंगुलर है। अगर यही सेंटेंस आ जाए, मदर्स लव डैश चिल्ड्रन मच, अच्छा ऑप्शन में यहां पर हिज, हर और देयर या इट्स कुछ भी आ जाए। अब हम यहां पर किसकी बात करेंगे, हम देयर की बात करेंगे, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। देखिए इतना ध्यान में रखिए कि हम लोगों को जो थ्योरी पढ़ना है जेंडर के रिगार्डिंग, सबसे सिंगुलर को ही बेस लेकर के पढ़ना है। क्योंकि जब जब बात प्लूरल की आएगी तो प्लूरल में हम लोग देयर का ही यूज करते हैं, फिर जेंडर की कोई बात नहीं होती है। ये बात आप समझ रहे हैं। जैसे गर्ल्स डू डैश ड्यूटी वेल, ऑप्शन में हिज, हर, इट्स और देयर। आप बता दो किसका यूज करेंगे, देयर का, चूंकि प्लूरल है। ठीक है। अगर यहां पर रहता बॉयज डू डैश ड्यूटी वेल, ऑप्शन में फिर है हिज, हर, इट्स और देयर, तो आप बताओ किसका यूज करेंगे? आप देयर का यूज करेंगे क्योंकि प्लूरल का केस है। लेकिन अगर आ जाए ए गर्ल डज डैश ड्यूटी वेल, ऑप्शन में हिज, हर, देयर, यही सब है, इट्स, तो आप क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। अब बॉय डज डैश ड्यूटी वेल, ऑप्शन में यहां पर हिज, हर, देयर, इट्स सारा कुछ है, तो भी आप क्या लगाएंगे, हिज का यूज करेंगे। ये बात आप समझ रहे होंगे अच्छे से। लेकिन फिर हम अगर इसको मिक्स कर लेते हैं और सेंटेंस कुछ इस प्रकार से आता है, ए बॉय एंड ए गर्ल डू डैश ड्यूटी वेल, ऑप्शन में हिज, हर, इट्स, देयर है, तो आप देयर का यूज करेंगे। क्यों देयर का यूज करेंगे जानते हैं? क्योंकि ए बॉय और ए गर्ल मिलकर के प्लूरल हो जाता है। तो जब प्लूरल हो जाए तो हमको जेंडर देखने की आवश्यकता है ही नहीं, हम देयर का ही यूज करते हैं। या फिर हमारा सेंटेंस कुछ इस प्रकार से हो जाए, बॉयज एंड गर्ल्स डू डैश ड्यूटी वेल, तो भी हम देयर का यूज करेंगे। तो जो भी कंडीशंस हैं हमको सिंगुलर के केस में पढ़ना है। जब जब बात प्लूरल की आएगी तो प्लूरल के केस में हम लोगों को ज़्यादा माइंड यूज नहीं करना। प्लूरल के केस में हम लोगों को दे वाला जो सिस्टम है, दे, देम, देयर, देयर्स, उसके सहारे चलना है। सब कुछ हमको सिंगुलर के रिस्पेक्ट में करना है। ये बात आप समझ रहे हैं। अभी हम यहाँ पर किसकी बात करें, तो हम बात करें फेमिनिन जेंडर की। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कॉमन जेंडर की। थोड़ा सा दिक्कत आपको कॉमन जेंडर में होता है
कॉमन जेंडर को थोड़ा सा डिफिकल्ट माना गया है, इसमें थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा देर आप अगर कंसंट्रेट करेंगे तो कॉमन जेंडर वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए कॉमन जेंडर को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कॉमन जेंडर में क्या होता है सो समझिए। ये मैंने लिखा कॉमन जेंडर, तय है दो बातें, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि कॉमन जेंडर अगर सिंगुलर है तो दो कंडीशन, क्या कंडीशन सो देखिए, या तो ही, हिम, हिज और हिज, या फिर ही और ऑब्लिक सी, हिम ऑब्लिक हर, हिज ऑब्लिक हर, या फिर हिज ऑब्लिक हर्स। सिंगुलर में दो कंडीशन, प्लूरल में तो आपको पता है कि हर जगह दे, देम, देयर और देयर्स का यूज करते हैं। ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आपके सामने आ सकता है डॉक्टर, फार्मर, टीचर, राइटर, इंजीनियर और ऐसे अनेकों शब्द आ सकते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो सब कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अब करना क्या है समझते हैं कॉमन जेंडर के अंतर्गत। जैसे सिंगुलर को ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा ए डॉक्टर शुड डू डैश ड्यूटी, ऑप्शन में हिज, हर, इट्स और देयर। देखिए हुआ क्या कि डॉक्टर की जब हम बात करते हैं तो पुराने जमाने में पहले जो भी डॉक्टर, जिस टाइप के भी डॉक्टर होते थे वो पुरुष हुआ करते थे, तो वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं था, इसलिए फ्रिक्वेंटली वहां पर हिज का यूज कर दिया गया। किसका यूज कर दिया गया, हिज का यूज कर दिया गया, यानी ही वाले कास्ट का यूज हमने किया। लेकिन आगे चल करके पता चला कि महिलाएं भी डॉक्टर होने लगी तो हिज से उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था, तो यहाँ पर दो कंडीशंस लोगों ने फॉलो किया, या तो डॉक्टर के साथ हिज का यूज कीजिए या फिर लिखिए डॉक्टर शुड डू हिज ऑब्लिक हर ड्यूटी, ऐसे करके सेंटेंस को लिखिए ऑब्लिक के साथ, अकेले हर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस है, अ टीचर इज ऑलवेज गुड, ही ट्राइज टू हेल्प हिज स्टूडेंट्स। ये सेंटेंस सही है। सही कैसे हैं सो समझते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए टीचर, ये टीचर क्या है, तो ये कॉमन जेंडर की तरफ से आता है, डुअल जेंडर कहिए। अब कॉमन जेंडर हो या डुअल जेंडर हो, तो हमने क्या लिखा है, टीचर इज ऑलवेज गुड, ही ट्राइज, यहां पर ही लिखा, टू हेल्प हिज स्टूडेंट्स। चूंकि टीचर सिंगुलर है इसलिए हमने यहां पर ही भी लिखा और हमने यहां पर हिज लिखा। लेकिन एक सवाल उत्पन्न हो गया कि अगर, अब चूंकि पहले जमाने में टीचर कौन होते थे, तो पुरुष होते थे, लेकिन अब तो टीचर महिलाएं भी होती है, तो ये उनको सूट नहीं किया, इसलिए लोगों ने बाद में थ्योरी को ऐड किया और फिर इसको ऐसे लिखना शुरू किया कि टीचर इज ऑलवेज गुड। यहां पर आप लिख सकते हैं ही ऑब्लिक सी ट्राइज टू हेल्प हिज ऑब्लिक हर स्टूडेंट्स। बस ध्यान इस बात का रहे कि हम अकेले ही वाले कास्ट का प्रयोग कर सकते हैं, अकेले ही, हिम, हिज, किस केस में, कॉमन जेंडर के केस में, लेकिन अकेले सी वाले कास्ट का यूज नहीं कर सकते, या तो फिर आपको ऑब्लिक के सहारे जाना पड़ेगा। यानी बाद में रूल को ये बना दिया गया कि आप ही वाले कास्ट से ही दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, और नहीं तो आप अगर क्लियरली लिखना चाहते हैं, क्लियरली दोनों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दोनों जेंडर को क्लियरली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप ऑब्लिक के सहारे जाइए, और नहीं तो प्लूरल के सहारे चले जाइए। प्लूरल में कोई मैटर नहीं है। जैसे टीचर्स, क्या लिखा मैंने, टीचर्स आर ऑलवेज गुड, दे ट्राई टू हेल्प देयर स्टूडेंट्स। प्लूरल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लूरल के केस में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, अ रीडर रीड्स व्हाट डैश
फाइंड्स डैश बुक। ओके, यहां पर ऑप्शन में है ही, सी, इट और दे। यहां पर आपके लिए ऑप्शन में आता है हिज, हर, इट्स और देयर। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहां पर रीडर क्या है, तो कॉमन जेंडर है, तो या ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है। आप इसके लिए अकेले ही के सहारे चल सकते हैं, या फिर यानी कि यहां पर आप लिख सकते हैं ही फाइंड्स हिज बुक, ए रीडर रीड्स व्हाट ही फाइंड्स, सॉरी यहां पर इन मिस है, इन हिज बुक, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर आप अगर इंडिपेंडेंट रूप से कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रीडर रीड्स व्हाट ही ऑब्लिक सी फाइंड्स इन हिज ऑब्लिक हर बुक। आप ऐसे भी जा सकते, दोनों सही है। और नहीं तो आप इस रीडर को, ए रीडर को रीडर्स बना दीजिए। जब ए रीडर को आप रीडर्स बना देंगे ना, तो क्या होगा कि ये प्लूरल हो जाएगा पूरा सिस्टम। तो आपको ही ऑब्लिक सी और ये हिज ऑब्लिक हर के बजाय दे और देयर से काम चलाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम बात यहाँ पर कॉमन जेंडर की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉमन जेंडर की कर रहे हैं। कॉमन जेंडर है तो दो बातें, या तो सिंगुलर या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो या तो ही वाले टर्म से आप काम चलाइए, ही, हिम, हिज, हिज का यूज कीजिए जहां जिसकी आवश्यकता हो, या नहीं आप क्लियरली दोनों जेंडर को, जो कि कॉमन जेंडर को आप डुअल जेंडर के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं, आप डुअल जेंडर को क्लियरली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप ऑब्लिक के सहारे ही ऑब्लिक सी, हिम ऑब्लिक ऐसा वाला यूज कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अकेले सी वाले का यूज नहीं करेंगे। या फिर आप प्लूरल के सहारे चले जाइए, दे, देम, देयर, देयर्स ऐसे करके यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ और एग्जांपल्स मैं बताता हूं, एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कॉमन जेंडर में ही सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो कॉमन जेंडर वाले कंफ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करता हूं। चलिए देखिए, एक छोटा सा सेंटेंस है, बड़ा सिंपल सेंटेंस है। अ डॉक्टर हैज डन डैश ड्यूटी वेल। अब सबसे महत्वपूर्ण बात की जब बात डॉक्टर की आती है तो डॉक्टर क्या है, कॉमन जेंडर है या फिर डुअल जेंडर है? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि यहां पर आपको देखना पड़ेगा सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब सिंगुलर है तो आप यहां पर हिज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और डॉक्टर हैज डन हिज ड्यूटी वेल। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि हिज लिखने से तो सिर्फ पुरुष जाति को रिप्रेजेंट करता है, महिला जाति को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नहीं, इसकी रिगार्डिंग रूल है कि हिज लिख देने से डॉक्टर, जो कि डुअल जेंडर का रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों चीज को रिप्रेजेंट कर देता है, यानी कि महिला कास्ट को भी रिप्रेजेंट कर देता है और पुरुष कास्ट को भी रिप्रेजेंट कर देता है। लेकिन एक काम और कर सकते हैं, आप चाहते हैं क्लियर लिखना तो आप इसको ऐसे लिखिए, डॉक्टर हैज डन, ऑप्शन में लिखना हिज ऑब्लिक हर ड्यूटी वेल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर आप अगर चाहिएगा, ये सेंटेंस भी सही है, ऐसा भी सही है, लेकिन आप अगर चाहिएगा कि इसको हम ऐसे लिखे, डॉक्टर हैज डन हर ड्यूटी वेल, तो इसको गलत माना गया है। डुअल जेंडर के केस में ऐसा आप नहीं करेंगे। या तो अकेले आप ही वाले कास्ट के साथ जाएं, यानी कि हिज यहां पर आ सकता है, या फिर दोनों को ऑब्लिक के सहारे लेकर के चलिए। यहां पर हम जब बात कर रहे हैं तो यहां पर आप अकेले हर के सहारे नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप अगर हिज या हिज ऑब्लिक हर के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो पूरे सेंटेंस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दीजिए और यहां पर लिखिए डॉक्टर्स हैव डन, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, देयर ड्यूटी वेल, ऐसा लिख करके भी काम चला सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। जेंडर का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप गलतियां करते हैं। आगे हम बात करेंगे न्यूटर जेंडर की। किसकी बात करेंगे? न्यूटर जेंडर की। एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूटर जेंडर है तो कितनी बातें, दो बातें, या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल। सिंगुलर में इट्स का यूज करते हैं, प्लूरल में दे, देम, देयर इत्यादि का यूज करते हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं अच्छे से। देयर्स भी आता है कंडीशन के आधार पर, जैसे मान लीजिए इसके अंतर्गत आता है चेयर, टेबल, बुक, और ऐसा बहुत सारा चीज आ सकता है। अब होता क्या है सो समझिए, जैसे मैंने लिखा अ चेयर हैज डैश इंपॉर्टेंस, इट्स ओके।
अ चेयर हैज डैश इंपॉर्टेंस, ऑप्शन में यहाँ पर है हिज, हर, इट्स और देयर। सबसे महत्वपूर्ण बात कि देयर का यूज किसी कीमत पर नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, ए चेयर है, ये न्यूट्रल जेंडर का रिप्रेजेंटेटिव और सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो आप इट के सहारे जाएंगे, यानी कि सिंगुलर है तो देयर का तो यूज नहीं होगा। और चेयर है, ये चूंकि न्यूट्रल जेंडर का रिप्रेजेंटेटिव है, सिंगुलर है, इसलिए आपको यहाँ पर इट्स के सहारे जाना पड़ेगा। लेकिन यही सेंटेंस यहाँ पर आ जाता चेयर्स, क्या आ जाता, चेयर्स हैव डैश इंपॉर्टेंस, यहां पर ऑप्शन के रूप में हिज, हर, इट्स, देयर इत्यादि आ जाए तो यहां पर आंख बंद करके आप देयर के सहारे जाइए। हिज, हर, इट्स का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर के रूप में करते हैं। कहां पर करते हैं, सिंगुलर के रूप में करते हैं। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी कुछ और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बताने वाला हूं, लेकिन एक बार जो भी मैंने थ्योरी बताया उसको जरा चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा सा थ्योरी को चेक करते हैं कि थ्योरी क्या डील कर रहा है, और फिर इसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चंस, और हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कहीं भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने आ गया ए हस्बैंड, और इसके लिए आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना है, तो आप फ्रिक्वेंटली हिज का यूज कीजिए, और कुछ भी नहीं होगा। यहां पर ए हस्बैंड के बजाय आपके सामने आ गया हस्बैंड्स, प्लूरल है तो आप देयर का यूज करेंगे, इट्स ओके। आ गया अ बॉय, तो आप स्वाभाविक रूप से हिज का यूज करेंगे। आपके सामने आ गया बॉयज, तो आप देयर का यूज करेंगे। आपके सामने आ गया गर्ल, तो आप हर का यूज करेंगे। आपके सामने आ गया गर्ल्स, तो आप देयर का यूज करेंगे। प्लूरल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्लूरल में। या फिर आपके सामने आ गया अ बॉय एंड ए गर्ल, तो भी आप देयर के सहारे जाइए। आपके सामने आ गया बॉयज एंड गर्ल्स, तो भी आप किसके सहारे जाइए, देयर के सहारे जाइए। मतलब प्लूरल में आप किसके सहारे जाते हैं, देयर के सहारे जाते हैं। सिंगुलर में आपको कंडीशन को देखना पड़ता है, जो कि आप देख रहे हैं। अब एक आ गया और टीचर, अब यहां पर कंडीशन अलग अलग है। या तो आप अकेले हिज के सहारे चले जाइए, या फिर हिज ऑब्लिक हर भी लिख सकते हैं। यहां पर बस ध्यान इस बात का रखना है कि अकेले हर नहीं लिखना है। और यही यहाँ पर अगर आपका टीचर्स आ गया, तो आप किसका यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। जैसे आपके सामने आ गया पेन और पेन, तो आप इट्स का यूज करेंगे। पेन्स आ गया तो किसका यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, इसके कुछ एडवांस थ्योरी भी है जो आगे आने वाले चैप्टर प्रोनाउन में हम पढ़ेंगे। तत्काल हम बात नाउन और जेंडर की कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कैसे हम ये यूज कर रहे हैं। प्रोनाउन में थोड़ा सा कन्फिग्रेशन में चेंज आएगा। तत्काल हम नाउन की बात कर रहे हैं, तो जब भी अगर नाउन्स आए, जेंडर की बात करेंगे, तो इसी तरह से हम इसका यूज करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हम थोड़ा सा डुअल जेंडर की बात कर रहे थे। डुअल जेंडर के अंतर्गत होता क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई नाउन जो है सो डुअल जेंडर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसमें प्रॉब्लम कहां पर है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हम इस बात को लिखते हैं, समटाइम्स अ नाउन is the representative of डुअल जेंडर। मतलब कभी कभी कोई नाउन जो होता है ना, वो डुअल जेंडर का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इंडिया। ठीक है, इंडिया एक देश है, हम इसको न्यूट्रल जेंडर की तरह यूज करते हैं। हम इसको न्यूट्रल जेंडर की तरह यूज करेंगे, इसलिए इसमें इट, जरूरत के आधार पर इट और इट्स वाले कास्ट का यूज करेंगे। लेकिन इंडिया जो है वो एक हमारी आस्था भी है। भारत की बात जब हम कर रहे हैं तो ये क्या है, हमारी एक आस्था भी है। हमारी एक आस्था, इससे एक इमोशन जुड़ा होता है, और हम खास करके भारत के लोग इसको भारत माता करके भी पुकारते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसको फेमिनिन जेंडर के रूप में कंसीडर करते हैं। तब इसके लिए सी, हर्ष वाले कंडीशन, हर्ष वाले कंडीशन का यूज करते हैं। हर्ष वाले कंडीशन का यूज करते हैं। बस एक बात आपको ध्यान में रखना है, चाहे कोई भी शब्द ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक सन। सन माने क्या होता है, सूरज। क्या होता है, सन मतलब सूरज। तो सूरज तो हमको न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत लेना चाहिए था, इसको लेते भी हैं, तो इसके लिए हम इट्स वाले कास्ट का यूज करेंगे। लेकिन सूर्य का जो नेचर होता है उग्र नेचर के रूप में देखा गया, और इसको मैन के नेचर से कंपेयर किया गया है, इसलिए हम इसको मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत भी ट्रीट करते हैं।
और इसके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर के अंदर ट्रीट करते हैं, इसलिए ही, हिम, हिज और हिज इत्यादि का भी यूज करते हैं। लेकिन सावधानी इस बात का रखना है कि कोई भी वर्ड है जो कि किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, डुअल जेंडर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सेंटेंस में आप उसके एक ही जेंडर का यूज करें। किसका यूज करें? एक सेंटेंस में एक ही जेंडर का। इस बात को हम लिख देते हैं। नो डाउट अ नाउन मे बी द representative of dual gender, but in a sentence only one gender should be represented। लेकिन एक सेंटेंस में आप एक ही जेंडर को रिप्रेजेंट करें। उदाहरण से समझिए। उदाहरण के रूप में आया, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। ठीक है, हमने लिखा इट हैज इट्स ओन कंडीशंस, ऐसा कुछ भी हमने लिख दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम चर्चा किस वर्ड की कर रहे हैं? इंडिया की कर रहे हैं। इंडिया किस जेंडर के अंतर्गत आता है? नॉर्मली आप इसको न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत लेते हैं। तो जब इंडिया को न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत लेते हैं तो यहाँ पर हमने इट लिखा और उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इट्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेंटेंस को आप दूसरे तरीका से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, शी हैज हर ओन कंडीशंस। आप ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। मिस्टेक्स कहां पर होते हैं उस बात को समझिए। जैसे मैंने लिखा इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, इट हैज हर ओन कंडीशंस, ये गलत सेंटेंस है। या फिर आप इस सेंटेंस को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, शी हैज इट्स ओन कंडीशंस। आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। ये दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। अब सवाल उठता है कि ये दोनों सेंटेंसेस गलत क्यों हैं? तो ये दोनों सेंटेंसेस इसलिए गलत हैं क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया है, हमने बोला कि ये डुअल जेंडर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमने एक शर्त आपके सामने रखा कि एक बार में आप किसी एक ही जेंडर को, मतलब एक सेंटेंस में किसी एक ही जेंडर को रिप्रेजेंट करें। जैसे कि यहाँ पर अगर आपने इसको न्यूट्रल जेंडर के रूप में रिप्रेजेंट किया तो इट लिखा और इट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इट्स लिख दिया। आपने चाहा कि इसको हम फेमिनिन जेंडर की तरह रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर आपने इंडिया के लिए सी और हर का यूज कर दिया। ये पूरे स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि सी है और हर है। ये सी और हर किसको रिप्रेजेंट करता है? फेमिनिन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमने इट और इट्स का यूज किया था जो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? तो ये न्यूट्रल का रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन इस दोनों सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर मैंने इट लिखा और यहाँ पर मैंने हर लिखा, यहाँ पर मैंने सी लिखा और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? इट्स लिख दिया। यानी यहाँ पर हमने जेंडर को मिक्स कर दिया है। तो आप मिक्स करने से बचिए। अनेकों नाउन्स आपके सामने आएंगे जो डुअल जेंडर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। नाउन डुअल जेंडर के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी एक सेंटेंस में उस नाउन के किसी एक ही जेंडर को रिप्रेजेंट करें। जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल है, मैंने इंडिया को लिखा, इंडिया के लिए हमने इट और इट्स का यूज किया, यहाँ पर दोनों एक ही जेंडर का रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पर इंडिया लिखा, मैंने सी और हर लिखा, दोनों एक ही जेंडर का रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में आप देखिएगा तो देखिएगा तो आप समझिएगा कि इंडिया को यहाँ पर मैंने डुअल जेंडर के रूप में तो रिप्रेजेंट किया और दोनों जेंडर को एक ही सेंटेंस में यूज कर दिया है, जो कि गलत बात है। वैसा आप नहीं यूज कर सकते। एक बड़ा सा सेंटेंस में एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर मैं लिखूंगा, आप उसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए ताकि मैं होमवर्क सेट करूं तो अगली क्लास में जब मैं आपसे मिलूं तो आप जो होमवर्क बना के रखें और हम जो बनाए होमवर्क तो आंसर्स मैच कर जाए। एक बड़ा सा सेंटेंस में भी लिखने वाला हूं, बुक से ही है,
ये क्वेश्चन जो मैं अभी बनाने वाला हूँ ये आपको होमवर्क के रूप में भी मिल जाएगा, लेकिन तत्काल पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, सेंटेंस है, ये क्वेश्चन मैं अगले दिन भी सॉल्व करूंगा। इंडिया हैज रिच मिनरल deposits and vast population, and so it can be reasonably REASONA reasonably expected that she will be a great power in near future if all its resources are fully exploited for the implementation of her second 5-year प्लान। इस सेंटेंस को देखिए, थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किसको रिप्रेजेंट किया गया? इंडिया को। अब हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि इंडिया डुअल जेंडर का रिप्रेजेंटेटिव है, ये फेमिनिन के रूप में भी आ सकता है और न्यूट्रल के रूप में भी आ सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात है कि एक सेंटेंस में आप इसको एक ही जेंडर के रूप में यूज करें। चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका यूज कैसे किया गया। इंडिया हैज रिच मिनरल डिपोजिट्स एंड वास्ट पॉपुलेशन एंड सो इट, यानी कि यहां पर इसको न्यूट्रल जेंडर के रूप में कंसिडर किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड दैट सी, अब यहां पर देखिए इसी सेंटेंस में इसको फेमिनिन जेंडर के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। will be a great power in near future if all its neutral gender resources are fully exploited for the implementation of her 5-year plan। आप सेंटेंस में देखिए क्या है, पहले it आया, फिर सी आया, फिर आप देख सकते हैं कि इट्स आया और फिर देख सकते हैं कि आप हर आया। ये गलती है, ये नहीं होना चाहिए। इंडिया नो डाउट डुअल जेंडर का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन मैंने आपको मना किया है बार बार कि किसी भी स्टेटमेंट में किसी एक सेंटेंस में दोनों जेंडर को मिक्स करके यूज नहीं करना है, जबकि आप यहां पर देख सकते हैं कि मिक्स करके यूज किया जा रहा है। और ये इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। इसके सुधारने का 2 तरीका है, बाकी सारा चीज ठीक है। पहला तरीका, इस इट को रहने दीजिए, इस सी को इट में तब्दील कर दीजिए जहां भी सीट है सी है, ये इट्स को रहने दीजिए और इस हर को इट्स में तब्दील कर दीजिए जहां भी हर है। एक कंडीशन, ऐसा करने से क्या होता है कि पूरे सेंटेंस में आपने इंडिया को न्यूट्रल जेंडर के रूप में कंसिडर किया है। दूसरा कंडीशन, आप इस इट को सी में तब्दील कर दीजिए, इस सी को रहने दीजिए, इस इट्स को हर में तब्दील कर दीजिए और इसको हर में रहने दीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं, तो आप ऐसा चेंज कर देंगे तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपको जेंडर के बारे में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मैं कुछ होमवर्क सेट करने वाला हूँ, आप इस होमवर्क को बनाइए। और अभी मैं होमवर्क भी चेक करूंगा, जो पिछले क्लास में मैंने होमवर्क दिया था उसको भी मैं चेक करने वाला हूं। तो तत्काल आप क्या करेंगे कि इसको बनाएंगे, इसलिए होमवर्क के रूप में लिख लीजिए। जैसा कि आपको पता है मेरे हाथ में एक बुक है, आरपी सिन्हा की बुक है। आप बस बुक को खोलिएगा और बुक को खोलने के बाद पेज नंबर 178 पर आप जाएंगे
उस 170 पेज में एक छोटा सा एक्सरसाइज मिलेगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया, आप उसको बनाएंगे। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो इन क्वेश्चंस को चेक करेंगे। लेकिन पिछले क्लास में, नाउन की क्लास में, मैंने कुछ होमवर्क सेट किया था। उस होमवर्क को मैं चाहता हूं कि पहले चेक कर दूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। आपने जैसे होमवर्क को बनाया है, हम भी बनाने जा रहे हैं। आप मैच करा करके देखिए कि आपका होमवर्क मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है, अगर गलतियां हैं तो आप उसमें इंप्रूवमेंट लाइए। जितना ज़्यादा आप थ्योरी जानेंगे उतना ज़्यादा आपका भाषा पर पकड़ होगा। लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट है हर कोई के लिए। तो चलिए देखते हैं जरा सा क्वेश्चंस को। पिछले दिन जो होमवर्क दिया था मैंने, वो पेज नंबर था 174 इसी बुक से। उसमें 2 एक्सरसाइज थे। पहले एक्सरसाइज को हम जरा सॉल्व करते हैं। पहले एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन है, द लिम्स एंड द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी। ये आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा, पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि गलत सेंटेंस है, इसको सुधारना है। इसको सुधारने के लिए सबसे पहले यहाँ पर द लिम्स गलती है, आपको इसे द लिम कर देना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि द लिम्स यूज नहीं करते हैं। और द ब्लाइंड्स भी गलत है, इसको सुधार करके आप द ब्लाइंड कर देंगे। जैसे ये दोनों इंप्रूवमेंट आप करेंगे कि आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा द लिम एंड द ब्लाइंड डिजर्व आवर सिंपैथी। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नीदर, या नाइदर भी पढ़ सकते हैं, द पुअर्स नॉर द रिचेज कैन एस्केप डेथ। अब देखिए, ये द पुअर्स है, अरे क्या है, द रिचेज है। दोनों चीज को देखिए आप। तो हमने बताया था कि द पुअर्स आप यूज नहीं कर सकते हैं, द रिचेज यूज नहीं कर सकते हैं। एडजेक्टिव में सेस लगाने की जरूरत नहीं है, द लग गया, यही प्लूरल का रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पर लिखेंगे द पुअर और यहाँ पर हम लिखेंगे द रिच। ऐसा करने से हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलिए। द 6 आर नॉट properly looked after in hospitals। ये गलत है। ये गलत क्या है, तो आपको पता है कि द 6 पुअर, ब्लाइंड, डेफ, डम, यंग, ओल्ड, 6, इसमें द लगाते हैं, इसलिए द 6 को आप कैसे तब्दील करेंगे, द 6 लिखेंगे, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द पर्टिकुलर वाज सप्लाइड। इस बात को आप देखिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि द पर्टिकुलर है। हमने देखा था कि पर्टिकुलर एडजेक्टिव होता है, जब पर्टिकुलर नाउन के रूप में आता है तो ये क्या हो जाता है, द पर्टिकुलर्स हो जाता है, द पर्टिकुलर्स। और ये वाज नहीं, बेयर हो जाएगा, चूंकि प्लूरल नाउन होता है। बेयर सप्लाइड लिखेंगे। अब ये इनकरेक्ट था, अब आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑड वाज ओवरकम। इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं, तत्काल तो इनकरेक्ट है। हमने देखा था पिछले क्लास में कि ऑड नहीं, ऑड्स होता है नाउन के रूप में, इसलिए इसको लिखेंगे ऑड्स, वाज के बजाय लिखेंगे वेयर और फिर लिखेंगे ओवरकम, और आपका ये सेंटेंस हो गया करेक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए तो आपके लिए बेहतर होता है। आप अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन ये तो एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज और दिए थे, छोटा सा एक्सरसाइज है, उसको भी मैं चेक कर देता हूँ। मैच कराने वाला था, आपको पता होगा मैच कराना है उसको। चलिए तो उसको मिलाते हैं, मैच कराते हैं। दूसरा एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज को आपने देख लिया कि कैसे हमने सॉल्व किया। कम टू द सेकेंड एक्सरसाइज। हालांकि आंसर्स आपके बुक में भी दिए हुए, वहाँ से भी आंसर्स आप मिला सकते हैं, लेकिन मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। अब देखिए, ए है ग्रुप और बी ग्रुप है।
इसमें होता क्या है, सो देखिए, सी इज अ, इधर सी इज अ एक है, पहले लिख लेते हैं एक तरफ का, दूसरा ही इज अ, फिर है सी इज माई, फिर है ही इज योर, फिर है सी इज हिज, और फिर है ही इज हर। चलिए इधर वाला लिख लेते हैं। इधर है हीरो, ब्राइड, नेफ्यू, नीस, हस्बैंड और वाइफ। इजी है, आप इजीली इसको बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ब्राइड मतलब क्या होता है, तो दुल्हन। तो आप इस स्टेटमेंट के साथ जा सकते हैं, सी इज ए ब्राइड। हीरो वाले में आप ही के साथ जा सकते हैं, ही इज ए हीरो, समझ रहे हैं। सी इज माई नीस, भतीजी या भांजी। ही इज योर नेफ्यू, भतीजा या भांजा। सी इज हीज वाइफ, वाइफ है, सी है तो वाइफ के साथ जाएंगे, और ही इज हर हस्बैंड। तो ये भी आपने बना लिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। लेकिन तब तक आपको क्या करना है कि आज जो मैंने होमवर्क दिया, आज जो मैंने थ्योरी बताया, उस थ्योरी को बार बार देखिए और इस होमवर्क को बना करके रखिए। जब अगले क्लास में मिलेंगे तो आगे थ्योरी भी देखेंगे और सेम होमवर्क को भी चेक करेंगे। तब तक के लिए बाय।